नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का तिलक एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, कई बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं तैयारी के दौरान और ये सोचते हैं कि हमारा जब अच्छा समय आएगा तब हम अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे और हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशन लाइन है कि यदि आप आपके अच्छे समय का यदि आप आपके अच्छे समय का हाथ पर हाथ रखकर इंतजार कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपका अच्छा समय भी टांग पर टांग रखकर आपके आपकी मेहनत का इंतजार कर रहा है, आपकी मेहनत का इंतजार कर रहा है। तो आप अपनी मेहनत से अपनी तकदीर को, अपने समय को बदल सकते हैं और आप अपना अच्छा समय ला सकते हैं। तो दोस्तों, अपनी अच्छे से मेहनत करिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। और चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, ना सिर्फ रटने की, क्योंकि काफी सारी चीजें जो रटना भी आवश्यक होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सब चीजें समझनी है, लेकिन अधिकतर चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। तो आज की जो क्लास है वो ध्वनि के ऊपर होने वाली है। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ध्वनि के बारे में काफी कुछ बता दिया था। तो आज हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे जिनसे एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो ध्वनि के बारे में आज हम कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप क्लास को लास्ट तक देखना मत भूलिएगा। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे साइंस की वीडियोस आपको तभी देखने को मिल सकती हैं जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हम ध्वनि के बारे में काफी कुछ पढ़ चुके हैं और काफी कुछ आज पढ़ लेंगे और लास्ट क्लास तक आप लोगों को काफी कुछ चीजें सीखने को मिलेगी। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। ध्वनि के बारे में मैंने काफी सारी चीजें जो आप लोगों को बता दी थी कि ध्वनि क्या होती है, और तरंग के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया था, तरंग के प्रकार भी बताए थे। तो इन चीजों के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं। हम आज की क्लास में प्रबलता, जिसको आप लाउडनेस बोल सकते हो, लाउडनेस। नंबर 2, तारत्व, जिसको आप शार्पनेस बोल सकते हो। एक है तीव्रता, इंटेंसिटी। और हम प्रतिध्वनि, जिसको आप इको बोल सकते हो। इन चीजों के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इनसे एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। लास्ट जो रीट हुई थी उसमें भी इनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। वो मैं क्वेश्चन भी आप लोगों को साथ में आज की क्लास में डिस्कस करूंगा। और जब हम क्लास कंप्लीट कर लेंगे तब आप लोगों को इस चीज की गारंटी है कि वो क्वेश्चन है वो आप लोगों से चुटकी भर में आप लोगों उसका आंसर दे पाओगे। तो इन चीज से काफी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है कि इनसे काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाएं। तो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम जिस चीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है तारत्व, शार्पनेस। मैंने कई बार आप लोगों को जब साइंस पढ़ाता हूं तब पिछली क्लासों में भी कई बार मैंने आप लोगों को बोला है कि आप हिंदी वर्ड के साथ साथ इंग्लिश टर्म्स भी थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि काफी सारी चीजें जो इंग्लिश टर्म से जल्दी समझ में आती है। अब देखिए, शार्पनेस का मतलब क्या है? कोई भी चीज एकदम शार्प है, इसका मतलब वो क्या है? तीखी है। क्या है? तीखी। अब देखिए, ये क्या तय, तो तय से मैंने एक चीज जोड़ी, तय से तीखी और तय से तीक्ष्णता। बस दो टर्म्स आपने ध्यान रखी और तारत्व खत्म। बस यही तो ध्यान रखना है, तय से तीखी और तय से ही तीक्ष्णता। अब जितनी ज्यादा कोई आवाज तीखी होगी उसमें इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर उतना ही ज्यादा क्या होगा? तारत्व होगा। अब जो तारत्व है ये आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर? आवृत्ति पर। अब कैसे निर्भर करता है आवृत्ति के ऊपर, वो भी देखिए कि तारत्व होता है ये आवृत्ति की कैसा होता है? समानुपाती होता है। आवृत्ति की ये कैसा होता है? समानुपाती होता है। इसका मतलब तारत्व बढ़ेगा तो आवृत्ति भी क्या होगी? बढ़ेगी। जिस ध्वनि का तारत्व अधिक है उसकी आवृत्ति भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। जिस ध्वनि का तारत्व कम है उसकी आवृत्ति भी कैसी होगी? कम होगी। तो यदि तारत्व ज्यादा है तो आवृत्ति भी कैसी होगी? ज्यादा होगी। यदि तारत्व कम है तो आवृत्ति भी कैसी होगी? कम होगी। आवृत्ति भी कैसी होगी? कम होगी।
अब एक चीज है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यदि तारतु ज्यादा है तो आवृत्ति भी ज्यादा होगी, और आवृत्ति ज्यादा होगी तो जो आवाज है, जो आवाज है वो कैसी होगी? वो होगी पतली। आवाज कैसी होगी? पतली। और यदि आवृत्ति कम है तो आवाज कैसी होगी? मोटी। आवाज कैसी होगी? मोटी होगी। तो यदि मैं आपसे बात करूं, स्त्रियों की जो आवाज होती है, स्त्रियों की आवाज होती है, तो आप मुझे आंसर कीजिएगा, स्त्रियों की जो आवाज होती है वो कैसी होती है? पतली होती है। कैसी होती है? पतली। यदि आवाज पतली है, इसका मतलब तारतु कैसा है? तारतु ज्यादा है। कैसा है? ज्यादा। यदि आवाज मोटी है, वो आवाज मोटी किसकी होती है? पुरुषों की होती है। किसकी होती है? पुरुषों की। तो यदि आवाज मोटी है तो तारतु कैसा है? कम है। तारतु कम है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे कई बार जो मच्छर होता है, कई बार हमारे जब हम सोते रहते हैं तो कान में एकदम से आके तुर्र ऐसे करता रहता है, तो मच्छर में क्या है? मच्छर की जो भिनभिनाट है, मच्छर की जो भिनभिनाट है, उसमें पर सेकंड क्या हो रहे हैं? कंपन ज्यादा हो रहे हैं। पर सेकंड कंपन क्या हो रहे हैं? ज्यादा हो रहे हैं। और पर सेकंड यदि कंपन ज्यादा हो रहे हैं तो आवृत्ति भी क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। यदि आवृत्ति ज्यादा हो रही है तो आवाज कैसी है? एक तो पतली है। आवाज पतली है, साथ में तारतु क्या है? ज्यादा है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। मच्छरों की भिनभिनाट की यदि बात की जाए तो मच्छरों की भिनभिनाट है वो, उसमें क्या होता है? तारतु ज्यादा होता है। तारतु ज्यादा होता है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि तारतु आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रबलता को। अब नेक्स्ट है साथियों प्रबलता। इसको आप बोल सकते हैं लाउडनेस। प्रबलता क्या होती है? लाउडनेस होती है। अब जो प्रबलता है, इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को जिस चीज से यह पता चले कि ध्वनि कितनी मोटी है, ठीक है, ध्वनि कितनी ज्यादा है और ध्वनि कितनी कम है। यदि आप लोगों को ध्वनि प्रिय सुनाई दे रही है, बहुत अच्छी से सुनाई दे रही है, तो उसमें क्या है कि लाउडनेस कम है। और यदि ध्वनि एकदम बिल्कुल ऐसी है जो आप लोगों को कानों को प्रिय ना लगे, तो उसकी लाउडनेस क्या है? ज्यादा है। तो जो ध्वनि होती है वो, सॉरी, जो प्रबलता होती है, ये प्रबलता होती है तीव्रता के समानुपाती। देखिए, जो तीव्रता है और प्रबलता है, इन दोनों में एक अच्छा खासा रिलेशन है, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग है। दोनों चीजें अलग अलग है, लेकिन रिलेशन अच्छा खासा है कि प्रबलता किसके समानुपाती होगी? तीव्रता के। साथ ही प्रबलता, ये पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी तक ये इन पॉइंटों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए नहीं है। आयाम के स्क्वायर के, आयाम के स्क्वायर के। तो एक तो प्रबलता किसके समानुपाती है? तीव्रता के। एक प्रबलता किसके समानुपाती है? आयाम के स्क्वायर के। और मैंने आप लोगों को बताया था माध्य स्थिति से एक साइड का अधिकतम विस्थापन ही क्या होता है? आयाम होता है। क्या होता है? आयाम। तो एक तो प्रबलता किसके समानुपाती होगी? तीव्रता के। दूसरा प्रबलता किसके समानुपाती होती है? आयाम के स्क्वायर के। यदि मैं प्रबलता के मात्रक की बात करूं, प्रबलता के मात्रक की, तो इसका मात्रक सोन या डेसिबल, ठीक है। और यदि मैं एसआई मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक होगा वाट प्रति मीटर। वाट प्रति मीटर। तो ये सारी चीजें तो क्या करनी है? आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये सारी चीजें ध्यान रखने की जरूरत है कि प्रबलता किसके समानुपाती होती है? तीव्रता के। प्रबलता किसके समानुपाती है? आयाम के स्क्वायर के। प्रबलता का मात्रक क्या है? सोन या डेसिबल होता है, और डेसिबल में ही क्या इसको मापा जाता है? प्रबलता को किसके अंदर मापा जाता है? डेसिबल में ही मापा जाता है। तो इसकी मापक इकाई बोल सकते हैं आप इसे, मापक इकाई। मापक इकाई। और साथ ही इसका एसआई मात्रक क्या होगा? वोट प्रति मीटर होगा। क्या होगा? वोट प्रति मीटर। अब देखिए दोस्तों, एक जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया था, अब देखिए प्रबलता लाउडनेस है। अब जहां लाउडनेस होगी ना, वहीं से आप इस चीज को अच्छे से समझ जाओगे कि लाउडनेस क्या चीज होती है। एक क्वेश्चन है जो रीट 2022 जो प्री लगा था, उसके अंदर जब मैंने एग्जाम दिया था तो उस समय एक क्वेश्चन आया था कि, क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन, और यह आया था रीट 2022 में जो एग्जाम हुआ था, प्री जो एग्जाम हुआ था, उस प्री के अंदर एक क्वेश्चन आया था कि शेर की, अब दोनों चीज आप पढ़ चुके हैं, शेर की दहाड़
है ना, शेर की दहाड़ में प्रबलता एवं तारतु होगा, प्रबलता एवं तारतु होगा। अब देखिए प्रबलता क्या है, लाउडनेस है। जितना ज्यादा शेर की जो धाड़ है वो ऐसी तो होती नहीं है बिल्कुल एकदम स्लोली स्लोली एकदम शेर धाड़ कुत्ते की तरह जैसे भौंक रहा है ना, ऐसी भी शेर की धाड़ नहीं होती। शेर की धाड़ ऐसी होती है जो आपको बहुत दूर तक सुनाई दे, बहुत दूर तक सुनाई दे। तो शेर की धाड़ है, उसके अंदर लाउडनेस कैसी होगी, प्रबलता कैसी होगी, ज्यादा होगी, प्रबलता ज्यादा होगी। तारत्व की हमने बात कर चुके हैं और तारत्व के बारे में मैंने आपको बताया था, यदि आवृत्ति कम है तो आवाज कैसी होगी, मोटी होगी। और आवृत्ति जहां कम है वहां तारत्व भी क्या होगा, कम होगा, और आवाज कैसी होगी, मोटी। अब शेर की दाढ़ की आवाज पतली होती है या मोटी होती है, या आप सोच के देखिए एक बार कि शेर की जो दाढ़ है वो शेर कोयल के जैसे गाता है, या फिर शेर की एकदम बिल्कुल पतला सुरीला सा, कि शेर एकदम पतला सा सुरीला सा गा रहा है ताकि सारे जानवर उसके पास आके बैठ जाए, ऐसा होता है क्या? नहीं, शेर की आवाज कैसी होती है, मोटी होती है। तो उसका जो तारत्व होगा वो क्या होगा, कम होगा। तारत्व क्या होगा, कम होगा। अब मुझे लगता है कि आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि प्रबलता और तारत्व में क्या डिफरेंस है और इन दोनों के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई। इसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और हम आगे डिस्कस करेंगे तीव्रता के बारे में। तीव्रता, जिसको आप इंटेंसिटी बोल सकते हैं, इंटेंसिटी। प्रति एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड संचरित होने वाली ऊर्जा ही क्या है, ध्वनि की तीव्रता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड संचरित होने वाली ऊर्जा ही ध्वनि की तीव्रता होती है। ध्वनि की क्या होती है, तीव्रता होती है। अब इसको आई से दर्शाते हैं क्योंकि आई फॉर इंटेंसिटी, तो क्या होगा, ऊर्जा बटा क्षेत्रफल गुणा समय। अब देखिए यदि इसके हम सूत्र की बात करें तो ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाएगा, जूल, और इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर गुणा सेकंड। और इसका एक मात्रक होता है जो ऐसा ही मात्रक है ना, यदि इस मात्रक की बात की जाए तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और इसका एक जो मात्रक होगा वो होगा वोट प्रति मीटर स्क्वायर, क्योंकि जूल बटा सेकंड है उसको आप वोट बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, वोट प्रति मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, इसका ऐसा ही मात्रक, इंटेंसिटी का ऐसा ही मात्रक की यदि मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, वोट प्रति मीटर स्क्वायर। और वोट प्रति मीटर क्या होता है, प्रबलता का मात्रक होता है। तो दोनों मात्रक अच्छे से ध्यान रखिएगा दोस्तों। और वोट प्रति मीटर स्क्वायर हुआ किसका मात्रक हुआ, इंटेंसिटी का मात्रक हुआ। अब इंटेंसिटी क्या है, प्रबलता से बिल्कुल रिलेटिव, एकदम बिल्कुल समानुपाती है। इन दोनों के अंदर संबंध कैसा है, प्रबलता और इंटेंसिटी में समानुपाती वाला संबंध है। तो तीव्रता से आप लोगों से अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि तीव्रता से आप कोई क्वेश्चन बने, है ना। तीव्रता से आप लोगों से मात्रक पूछा जा सकता है तीव्रता का, और ऐसा ही मात्रक भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, तीव्रता के बारे में आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है। बाकी अब एक चीज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो ध्वनि है उसका प्रभाव, देखिए एक चीज और है, जो गुणता के बारे में कई बार क्वेश्चन अभी तक तो पूछा नहीं गया है, लेकिन गुणता के बारे में थोड़ा सा एक ध्यान रखिएगा कि जो ध्वनि होती है, कई बार आपने ऑर्केस्ट्रा वालों को देखा होगा कि वो एक तरफ साउंड बजा रहे हैं, एक तरफ बांसुरी बजा रहे हैं, एक तरफ हारमोनियम बजा रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि तीनों की आवाज एकदम मिक्स करके आप लोगों को एक तरफ जैसे सारंगी की आवाज आ रही है, फिर उसी में क्या कहते हैं जो बांसुरी की आवाज मिक्स होकर आ रही है, और कुछ अलग सा ही एकदम बिल्कुल ऐसे साउंड आ रहा है। ऐसा कभी आप लोगों के साथ साउंड आएगा नहीं। आप लोगों को तीनों जो चीजें हैं, यदि बांसुरी बज रही है तो उसकी आवाज अलग से सुनाई देगी। तो यही क्या है, गुणता है। क्या है, गुणता। ठीक है, इसी
जिसमें आप लोगों को हर एक चीज अलग से सुनाई दे, है ना, जिनमें अंतर आप लोगों को पता चले, वही क्या होता है, गुणता होता है। और एकल यदि स्वर की जो ध्वनि है उसको टोन कहते हैं, यदि वो मिक्स हो जाए तो उसको स्वर कहते हैं। तो एकल यदि स्वर की जो ध्वनि है उसको टोन कहते हैं, और यदि चीजें मिक्स हो जाए तो उसको स्वर कहते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि एकल टोन की ध्वनि है उसको स्वर का सॉरी टोन कहा जाएगा, और यदि वो मिक्स हो रही है, जिसमें आपको मिक्स करके सुनाई दे रही है, तो वो स्वर है। तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाकी इससे क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को ये चीज बता दी है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों। देखिए, जब मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में जो सोनार के बारे में बताया था, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सोनार होता है इसमें इसकी फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बताई थी, साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग, साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग। और इसमें अल्ट्रासोनिक जो रेज है, अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं, उनका उपयोग किया जाता है, पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो साउंड नेविगेशन एंड रेंगिंग इसकी फुल फॉर्म थी, जो आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन है जो मैं देख रहा था आज, तो इससे जो क्वेश्चन पूछा गया वो कैसे पूछा गया कि जो सोनार है इसका उपयोग किस में किया जाता है। तो इस चीज को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। एक तो दूरी, पनडुब्बी की दूरी, ठीक है, पनडुब्बी की दूरी, दिशा और चाल ज्ञात करने में, चाल ज्ञात करने में, ये तीनों वर्ड्स अच्छे से ध्यान रखिएगा, दूरी, दिशा और चाल, दूरी, दिशा और चाल। तो दूरी, दिशा और चाल ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है, सोनार का उपयोग किया जाता है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रख लीजिएगा, क्या पता वापस से सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए और आप लोगों से सेम क्वेश्चन वापस से पूछ ले जाए, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए, जब भी जो पनडुब्बी होती है या फिर कोई भी चीज है जो किसी वस्तु से यदि टकराकर वापस आ रही है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई चीज है, अब मैं कोई व्यक्ति है जो यहाँ पर खड़ा हुआ है, मैं वही अच्छा सा डायग्राम बनाता हूं, जैसा कि मैंने आपको टीचिंग मेथड में भी बताया था। तो यदि कोई व्यक्ति है यहाँ से और इसकी क्या हो रहा है, आवाज आ रही है, क्या हो रही है, आवाज आ रही है, और इसकी आवाज टकराकर क्या हो रही है, यहाँ तक जा रही है। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है डी, क्या है, डी। अब ये ध्वनि यहां से टकराई और टकरा कर क्या गई, वापस आ गई, कहाँ गई, वापस आ गई। तो उसने जो ध्वनि ने जो डिस्टेंस तय की है ना, तो मैं एक बार चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो मैं लूंगा वी, वी हो गया वेलोसिटी, यानी चाल हो गई, और दूरी कितनी होगी, डी, चलने में दूरी और वापस आने में दूरी, तो डी प्लस डी, तो मैं इसको लिख सकता हूं डी प्लस डी बटा टी, ठीक है। तो v बराबर क्या हो जाएगा, 2d बटा टी। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा कि v बराबर क्या होगा, 2d बटा टी। और यदि मैं डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, v गुना t बटा 2, v बराबर v गुना t बटा 2। तो ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान रखिएगा कि डिस्टेंस की यदि बात की जाए, यदि कोई वस्तु है किसी वस्तु से टकराकर वापस आ रही है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, v गुना t बटा 2। देखिए इको क्या होता है, ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया ताकि अब ये चीज है जो हम इको में काम में लेंगे। देखिए इको क्या होता है, प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि जिसको बोला जाता है इको, क्या बोला जाता है, इको। एक पॉइंट है जो मेरा छूट गया था कि जो तीव्रता होती है ना वो आयाम के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा कि तीव्रता आयाम पर निर्भर है, तीव्रता किसके ऊपर निर्भर करती है, आयाम के ऊपर निर्भर करती है। तो ये पॉइंट छूट गया था, अभी मुझे अचानक से याद आया। तो प्रतिध्वनि इको होती है, क्या होती है, इको। अब इको क्या है कि जैसे आप कई बार आपने देखा होगा कि हम जब कुएं के पास एकदम जाते हैं और हम जाकर कुछ भी बोलते हैं तो वापस हमको वो ध्वनि क्या होने लग रही है, वापस से सुनाई दे रही है। हमारी ही ध्वनि किसी चीज से टकराकर हमें वापस सुनाई देना ही क्या है, इको है, क्या है, इको। लेकिन यदि हमारी कोई जो ध्वनि है वो वापस टकराकर हमें सुनाई दे रही है, अब देखिए तो देखिए b बराबर क्या हो जाएगा, d गुना t बटा 2, ठीक है, सॉरी d बराबर v गुना t बटा 2। अब हमें डिस्टेंस निकालनी है, वो हमारे पास डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। अब जो ध्वनि होती है उसकी वायु में चाल, वायु में ध्वनि की चाल वो होती है 350 मीटर पर सेकंड,
वायु में जो ध्वनि की चाल होती है वो होती है 350 मीटर पर सेकंड। और यदि मैं स्टैंडर्ड वैल्यू की बात करूं, है ना, जिसमें ध्वनि की चाल होगी, वैसे ध्वनि की चाल कितनी होती है, तो वो होती है 331 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये चीज एग्जाम में दे दी जाती है, ज्यादा आप लोगों को ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। तो यदि वायु में ध्वनि की चाल 350 है, ठीक है, और एक कंडीशन और है कि यदि कोई ध्वनि किसी वस्तु से टकराकर यदि आपको वापस सुनाई दे रही है, तो वो ध्वनि कम से कम 0.1 सेकंड तक हमें सुनाई दे, ये कंडीशन है। 0.1 सेकंड तक सुनाई दे तो ही वो क्या होगा, इको होगा। क्या होगा, इको। तो टाइम कितना हो गया, 0.1 सेकंड। और जो ध्वनि की चाल है वो कितनी होगी, 350। 350 गुना 0.1/2, तो यह आएगा 17.5 मीटर। ठीक है, इससे ये जीरो कट जाएगी और यह आ जाएगा कितना, 17.5 मीटर। और इसको मैं बोल सकता हूं लगभग 17 मीटर। इसका मतलब आप लोगों को यदि इको हो रहा है, तो आप लोगों को यदि इको सुनना है तो आपको उस वस्तु से लगभग 17 मीटर की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, आवश्यक है। यदि लगभग 17 मीटर की यदि डिस्टेंस है तो आप इको को क्या कर सकते हो, सुन सकते हो। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्या पता यही पूछ ले जाए कि इको के लिए कितना डिस्टेंस होना आवश्यक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने आप लोगों को ये चीज बता दी है कि इको के लिए कितनी डिस्टेंस होना आवश्यक है। कितनी डिस्टेंस होना आवश्यक है, 17 मीटर की डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, जरूरी होनी चाहिए। तभी जाकर आप किसी वस्तु का सॉरी आपकी आवाज का इको सुन सकते हो। तो और उन इको कब तक सुनाई दे, 0.1 सेकंड तक यदि सुनाई दे रहा है तो वो क्या इको है। और तीव्रता के बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा कि तीव्रता जो है, जो आयाम के ऊपर क्या करती है, निर्भर करती है। तीव्रता किसके ऊपर निर्भर करती है, आयाम के ऊपर निर्भर करती है। अब इसके बाद ठीक है, जो चीज हमने डिस्कस करनी थी वो हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें जो मैंने आप लोगों को शुरू में बोला नहीं था कि हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन साथियों मुझे लगता है कि शायद डिस्कस कर लेनी चाहिए। बाकी ये चीजें मेंस के काम की हैं कि ध्वनि पर प्रभाव, ध्वनि पर प्रभाव क्या पता एग्जाम में पूछ ली जाए और हम मेंस के भरोसे बैठे रहें, तो डिस्कस कर लेते हैं, ज्यादा चीजें नहीं है। अब देखिए, जो ध्वनि होती है ना, उस पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि ध्वनि की चाल 331 पर मीटर पर सेकंड है, तो ध्वनि की चाल यदि आप दाब बढ़ा दोगे तभी भी 331 मीटर पर सेकंड ही रहने वाली है। तो एक तो दाब का प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। यदि मैं ताप की बात करूं तो ताप का प्रभाव किससे पड़ेगा, यदि ताप का प्रभाव होगा तो वेग, है ना, वो क्या हो जाएगा, √T। और T4 यहां पर क्या है, टेम्परेचर। T4 क्या है, टेम्परेचर। तो यदि किसी ध्वनि का टेम्परेचर क्या किया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से ध्वनि की वेग में क्या होगा, फर्क पड़ेगा। और कितना फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर का √T निकालने जितना ही क्या होगा, फर्क पड़ेगा। तो इस चीज का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्वनि पर दाब का प्रभाव पड़ता है या नहीं, तो आंसर क्या होगा, नहीं पड़ता। और यदि पूछ ले जाए कि ध्वनि पर ताप का कितना प्रभाव पड़ता है, तो √T के समानुपाती है। तो √T जितना ही क्या होता है, टेम्परेचर का प्रभाव ध्वनि पर पड़ता है। तो ये चीज भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी ये चीजें मुझे लगता था शायद डिस्कस नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कोई ना। और भी काफी सारी चीजें हैं जिन पर घनत्व का, जैसे ध्वनि के ऊपर घनत्व का कितना प्रभाव पड़ता है। तो ध्वनि के ऊपर घनत्व की यदि मैं बात करूं तो होगा 1/√D, है ना। इतना जितना प्रभाव पड़ता है कि घनत्व जितना प्रभाव पड़ता है, ये बहुत ही कम प्रभाव पड़ता है घनत्व का। तो और भी काफी सारी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी चाहिए, लेकिन शायद वो चीजें प्री में नहीं पूछी जाएंगी, मेंस के लिए पूछी जा सकती हैं। और जब भी हम मेंस के बारे में चीजें डिस्कस करेंगे तो काफी अच्छे से और काफी डीपली तक हम चीजों को लेकर जाएंगे, ताकि एक भी सिंगल क्वेश्चन आप लोगों का मेंस में बाकी ना रह जाए। क्योंकि बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ना है, और मैंने जितना अच्छे से चीजों को पढ़ा है उतना ही अच्छे से मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बाकी आप प्री की तैयारी इतना नॉर्मली अभी कम समय, तो इतने कम समय के अंदर इतनी सारी तैयारी आप अच्छे से कर लीजिए। और नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के साथ और नई ऊर्जा के साथ आप लोगों से मिलेंगे। आशा करता हूं कि आज की जो क्लास है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, और जो भी चीज है जो आप लोगों को मैंने समझाई है तो वो चीज आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रही, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।